हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स वॉल्यूम 2 के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं जो कि है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स वर्ड का मीनिंग ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद लाइट। इट मीन्स लाइट से रिलेटेड बात, लाइट का नेचर, लाइट का प्रोपेगेशन और ऑल अबाउट लाइट इज कंसिडर इन ऑप्टिक्स। अब लाइट क्या है? सबसे पहले तो हमने स्टार्ट से यही पढ़ा है कि अर्थ पर एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो सन है। अब सन से जो एनर्जी आती है वो लेकर कौन आता है? तो सन से एक ही चीज़ हमारे पास आ रही होती है, वो है लाइट। तो एक्चुअल में लाइट एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सन से हमको मिलती है। अगर पहले तो ये समझा जाता था कि भाई ये जो सनलाइट है उसमें 7 कलर्स है और जो लाइट हमको दिख रही होती है वही सनलाइट है। नहीं, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें 7 कलर के अलावा और भी बहुत से स्पेक्ट्रम हैं। देखते हैं वो क्या है। लाइट को हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसका डिस्कशन हम इस बुक के सबसे लास्ट चैप्टर में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसका डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम लाइट बोलते हैं उसके स्पेक्ट्रम को देखें तो उसके स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आता है गामा रे, उसके बाद में एक्स रे, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में विजिबल लाइट, उसके बाद में आ जाएगा आपके इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में आपके आएगा माइक्रोवेव एंड माइक्रोवेव के बाद में आपके आएगा रेडियो। ये जो मैंने लिखा है वो एक लाइट का स्पेक्ट्रम है। हम जो या फिर जो लाइट हमें दिखती है वो है विजिबल लाइट। लाइट का जो पार्ट हमें दिखता है ये ना केवल हमें दिखता है बट इस पार्ट की वजह से ही हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो इस चैप्टर में जब भी मैं लाइट वर्ड यूज़ करूं इसका मीनिंग विजिबल लाइट से ही है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लेंस से बनी इमेज के बारे में बात करेंगे, मिरर से बनी इमेज के बारे में, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनसे बनी इमेजेस के बारे में बात करेंगे। और इमेजेस बनाने में कौन सी लाइट काम आती है? विजिबल लाइट। तो इस चैप्टर में लाइट सेंस विजिबल लाइट। ओके, अब मैं लाइट ही बोलूँगा, विजिबल लाइट आगे नहीं बात करूँगा। इस चैप्टर में विजिबल लाइट ही है। ओके, तो विजिबल लाइट ही क्यों? विजिबल लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है और इस रेंज की वेवलेंथ हमारे आइज में सेंसेशन क्रिएट करती है टू सी एनी ऑब्जेक्ट। बाकी जितनी भी रेंज है गामा, एक्सरे, वो ऐसा नहीं कर पाती और वो हमें देखने में, किसी चीज़ को देखने में हेल्प नहीं करती। देखते हैं आगे विजिबल लाइट के बारे में। तो विजिबल लाइट की जो रेंज है, वेवलेंथ की जो रेंज है वो है अपने 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये अप्रॉक्स रेंज है। कोई 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर भी, ये अप्रॉक्स रेंज आपको दी गई है। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ये किसकी रेंज है? वेवलेंथ की। मतलब लाइट में इस वेवलेंथ की रेंज को विजिबल लाइट बोलते हैं और ये हमें देखने में हेल्प करती है। इट हेल्प अस टू सी। ओके, लाइट जो है हम 10th में भी पढ़ चुके हैं ये बात। लाइट प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है जब तक कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए।
ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो डाइवर्ट हो सकती है, मीडियम चेंज हो जाएगा तो वो डाइवर्ट हो सकती है। ओके, जैसे रे ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं रे की। रे क्या है? रे एक्चुअली लाइट के प्रोपेगेशन का पाथ है, जिसको एक एरो साइन से शो किया जाता है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इज रे इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। बीम, बीम क्या है? बीम बंच ऑफ रे, बंच ऑफ रे को हम बीम बोलते हैं। कई सारी रे आ रही है, जैसे मान लीजिए कार की हेडलाइट से जो रेज आ रही है, बहुत सी एक साथ जो रेज आ रही है, बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ओके, अब ऑप्टिक्स जो है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेन टू पार्ट्स। रे ऑप्टिक्स, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स में जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट इंटरेक्ट होती है, वो ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं कंपैरेटिव टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बात होती है। हम जब पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह, उसमें बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है ना, स्लिट, बहुत छोटी स्लिट 0.01 mm, ऐसे स्लिट्स की बात करेंगे तो वहां पर ये वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के अंदर थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, इंटरफेस एक ऐसी सरफेस मान लीजिए जहां पर दो मीडियम ज्वाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एयर मान लीजिए मीडियम 1 है, और ये कोई ग्लास स्लैब मान लीजिए, तो इन दोनों को अलग करने वाला फेस ये इंटरफेस। ओके, जब लाइट जब इस इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है तो क्या क्या फिनोमिना होता है, क्या क्या फिनोमिना हो सकता है। देखिए, तो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इट मे रिफ्लेक्ट बैक इन फर्स्ट मीडियम। ओके, it may transmit into the second medium, and the light can be absorbed by this interface। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं पानी का, वाटर। हम देखते हैं वाटर के अंदर हमें अपना इमेज दिखाई पड़ता है, हमें अपनी फ़ोटो वाटर में दिखाई पड़ती है। उसका मीनिंग ये निकलता है कि वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें अपनी इमेज वाटर में दिखाई देती है। तो वो है रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि रे हमारे से टकराकर, हमारे से जाकर वाटर की सरफेस से टकराकर हमारे आइज में वापस आती है, तो हमें अपना इमेज वहाँ दिखाई देता है। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल। दूसरी बात, वाटर के अंदर जो चीज़ें हैं हमें वो भी अच्छी तरीके से दिखाई देती है। उसका मीनिंग ये निकलता है कि लाइट जो है बाहर से वाटर के अंदर गई है, उसकी सरफेस या उसके अंदर पड़े ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारे आइज में आई है, तो लाइट ट्रांसमिट भी हो रही है, बाहर से एयर से जाकर वाटर के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन, जिसे हम रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको हम रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, डिफ्रैक्शन। ओके, लास्ट में हम देखें कि कुछ देर बाद में पानी गर्म भी हो जाता है। अगर दोपहर में अगर पानी है खुला पड़ा है, हम देखते हैं कि इसके साथ पानी थोड़ा गर्म भी हो जाएगा। तो गर्म होना मतलब उसको हीट मिला है, और हीट उसको कहाँ से मिलेगा, कौन दे रहा है? हम तो उसको गर्म कर नहीं रहे हैं गैस के थ्रू। तो हम देख रहे हैं जो सनलाइट आ रही है वो खुद एक एनर्जी है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए वो गर्म हो रहा है। तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, और लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी एब्जॉर्ब की इसलिए वो थोड़ा सा गर्म हो गया। तो हमने एक एग्जाम्पल या सिंपल एग्जाम्पल
पानी का, उससे हमने देख लिया कि तीनों फिनोमेना हो सकते हैं। अब होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन ज़्यादा बताता है, शो करता है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन ज़्यादा शो करता है, कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा शो करता है। बात कर लें अगर अपन एक मेटल सरफेस की, तो मेटल सरफेस एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसका मतलब उसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन भी होता है, पर ट्रांसमिशन तो बहुत ही कम होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट इनमें से किसी एक फिनोमिना को ज़्यादा बताता है और किसी को कम। जो टोटल एनर्जी जो आई, ये जो टोटल एनर्जी, मैं इसको एनर्जी बोलूँगा, ये जो टोटल एनर्जी आई वो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में चला गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिशन में चला गया और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं R प्लस T प्लस A, इन तीनों में चली गई कंप्लीट एनर्जी। ओके, हाँ, तो हमने देखा लाइट जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओके, बात आती है वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो वेव ऑप्टिक्स वहीं पर पढ़ा जाएगा। अब जो पहला फिनोमिना है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे कि अगर अपन एक बॉल को किसी दीवार पर मारें तो वापस वो अपनी तरफ आ जाती है, इसे अपन रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। लाइट भी अगर किसी एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में चली आती है, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए ये कोई एक मीडियम है, और हाँ, रिफ्लेक्शन तभी होगा जब मीडियम चेंज हो। जैसे ये एक मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, ये एक अनदर मीडियम है, इट मे बी मेटल, है ना। तो जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, किसी सेकंड मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती हो, तो वो वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाए, बाउंस बैक होकर, तो द फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन के अंदर जो रे सरफेस पर आके इंसिडेंट होती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो वापस बाउंस बैक होकर आती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, तो बाद में पता चला एक्सपेरिमेंट के बाद में कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो फिर अब एक नॉर्मल बनाया गया। नॉर्मल एक लाइन समझ लीजिए, एक इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। हमने देखा कि इस नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ बनने वाला एंगल देखा आई। ओके, फिर हमने इस रिफ्लेक्टेड रे का इसी नॉर्मल के साथ बना एंगल देखा आर। तो हमें पता चला कि एंगल I इज इक्वल्स टू होता है एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इस एंगल I को इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए, और हम दोनों के बीच में रिलेशन तो देख ही चुके हैं, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, और यही इसका फर्स्ट लॉ कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ में फर्स्ट लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेकंड लॉ क्या है इसका? सेकंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है,
इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे है, कुछ इस तरीके से होगी। इन तीनों से जाता हुआ हम एक प्लेन बनाया जा सकता है, मतलब ऐसे नहीं है। अब इन तीनों से जाता हुआ एक प्लेन नहीं बनाया जा सकता, तो ये तीनों ही एक ही प्लेन में रहती है और नॉर्मल हमेशा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ही लिया जाएगा। यूं कई सारे नॉर्मल हो सकते हैं, बट यहां पर जो नॉर्मल है वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, तो सेकेंड लॉ जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ and reflected ray lie in a same plane, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। तो इसमें हमने देखा लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, दूसरे मीडियम से टकराती है बट वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो ट्रेवल एक ही मीडियम में हो रहा है लाइट का। अब देखिए इस रिफ्लेक्शन में क्या कुछ सेम रहता है और क्या कुछ चेंज होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। वैसे लाइट की जो स्पीड होती है हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ये वाली स्पीड लाइट की वैक्यूम में है। एयर में स्पीड इससे थोड़ी सी कम होती है, बट अप्रॉक्स एयर में भी हम इतनी ही स्पीड मान के चलते हैं, होती थोड़ी कम है। अब एयर से बाद में अपन बात करें एक अनदर मीडियम वाटर की, तो वाटर में लाइट की स्पीड एयर से भी कम होगी। फिर बात करें ग्लास की, तो ग्लास में वाटर से भी कम होती। तो इस तरीके से हम देखते हैं जैसे जैसे मीडियम डेंसर हो रहा है, डेंस हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट भी कम हो रही होती है। सेम बात। अब क्योंकि यहाँ पर मीडियम वही है, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है वो एक यही मीडियम है, फर्स्ट मीडियम ही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ। लाइट किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करी, एक सिंगल मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। ये जहाँ यहाँ पर कॉलिजन हुआ, ये परफेक्ट लास्ट कॉलिजन मानते हुए इसकी स्पीड बाद में वही रहती है। देखिए इसको, स्पीड नो चेंज। ये किसकी स्पीड की बात की गई है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड, इन दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूँ ये वैक्यूम है इधर वाला मीडियम, तो इधर भी इसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं। बात आती है वेलोसिटी की। अब दिमाग आता है स्पीड और वेलोसिटी तो एक ही बात है, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो आप बता सकते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस, दिख रहा है चेंज हो रही है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये है, और कोई केस ऐसा भी नहीं है जिसमें डायरेक्शन सेम रहे दोनों की, क्योंकि बाउंस बैक होके आना है, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है। तो इनकी डायरेक्शन बदलेगी ही बदलेगी 100%। इसका मतलब इनकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसे हम स्पीड बोल सकते हैं वो तो सेम रहता है, बट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन सेम नहीं रहता। तो वेलोसिटी क्या रहती है? डिफरेंट, या फिर लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है? चेंज। रिफ्लेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है। बात आती है इंटेंसिटी की। अब इंटेंसिटी का मीनिंग समझो। इंटेंसिटी का मीनिंग ये होता है नंबर ऑफ लाइट्स, कितनी नंबर ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है और उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। अब जितना % रिफ्लेक्ट हुई है उसे हम कह सकते हैं उसकी इंटेंसिटी। अगर मैं काउंट करके बताऊं कि मान लीजिए यहां पर 100 लाइट इंसिडेंट हुई है, तो फिर आप देखिए क्या 100 के 100 रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या? नहीं। हमने अभी अभी पढ़ा इससे पहले लाइट का कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब भी होता है और कुछ अमाउंट ट्रांसमिट भी होता है। हो सकता है ये अच्छा रिफ्लेक्टर हो, पर फिर भी वो कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब भी करता है। हम मेटल को बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बोलते हैं। अगर वही मेटल अगर धूप में रख दिया जाए तो वो गर्म भी हो जाता है और अच्छे से गर्म होता है। रिफ्लेक्शन भी खूब सारा आता है उससे, रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छे से होगा, बट साथ में उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो
100% न तो किसी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन शो करता है, न ही एब्जॉर्प्शन शो करता है, और न ही रिफ्रैक्शन शो करता है। तो इसका मीनिंग जो 100 आया इसके अंदर, इधर जो एनर्जी, टोटल एनर्जी आई, वो टोटल के टोटल रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। उसका कुछ अमाउंट, भले वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो, एब्जॉर्ब होगा या थोड़ा सा ट्रांसमिट होगा। तो इंटेंसिटी देखी जाए, इसको मैं 100 को इंटेंसिटी बोल दूं तो 100 की 100 वापस नहीं आई, तो इंटेंसिटी क्या हुई, कम हुई या ज्यादा, कम हुई। तो इंटेंसिटी डिक्रीज, मतलब रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों के दोनों सेम रहती है, नो चेंज। किसकी वेवलेंथ और किसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इनकी चेंज नहीं रहती। जो इसकी वेवलेंथ वही इसकी, जो इसका फ्रीक्वेंसी वही इसकी फ्रीक्वेंसी है। फेज, क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइट भी एक वेव होती है, वेव नेचर भी शो करती है, और उस वेव नेचर से हम बहुत से फिनोमिना भी आगे प्रूव करेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ना पोलराइजेशन। तो वेव है तो वेव की वेवलेंथ है, वेव की फ्रीक्वेंसी है, और वेव का फेज है। तो यहाँ पर अपन इसका फेज देखते हैं, फेज चेंज होता है या नहीं होता है। अगर आपका फर्स्ट मीडियम रेयरर है और सेकंड मीडियम डेंसर है, ये वाला डेंसर मीडियम है सेकंड, तो फेज चेंज होगा। कितना होगा फेज चेंज, 180 डिग्री, या फिर कह सकते हो पाई का फेज चेंज होगा। फेज चेंज कितने का होगा, पाई। इफ अगर मीडियम कैसा से कैसा, रेयरर टू डेंसर, अगर मीडियम रेयरर से डेंसर है और लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तब हम कहेंगे फेज चेंज होगा। और कितने से होगा, पाई से 180 डिग्री फेज चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा आप। अब एक रिफ्लेक्शन का एक केस ये है, ये आपका एक सरफेस है और ये एक इंसिडेंट रे। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल अगर मैं इस इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बनाऊं तो नॉर्मल भी इसके अलोंग ही बनेगा, और यहां पर देखा जाए एंगल I = 0, क्योंकि नॉर्मल भी इधर, इंसिडेंट रे भी इधर, दोनों के साथ बनने वाला एंगल, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0। ओके, अब 0 एंगल है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल R भी क्या होगा, 0। तो वापस इसी मीडियम में लाओ, रिफ्लेक्शन है, वापस इसी मीडियम में लाओ और नॉर्मल के साथ एंगल 0 बनाओ। इसका मीनिंग है वापस इसी डायरेक्शन में आएगी, तभी इसी मीडियम में आ रही है। और देखो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे भी 0 एंगल बना रही है। तो इस केस में जब लाइट नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन वापस उसी के अलोंग वापस हो जाता है। हाँ, 2 तरह के रिफ्लेक्शन आपके सामने हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखते हैं सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे। अगर इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में भी पैरेलल रहे तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए ये इंसिडेंट रेज है और पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद में हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद में भी ये पैरेलल है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन है कि ये जो सरफेस होना चाहिए वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें अपनी इमेज अच्छे से देखने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी इमेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया देखना चाहते हो किसी सरफेस पर, किसी टाइल पर, तो वो सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रिफ्लेक्शन करे, और रेगुलर रिफ्लेक्शन करे इसके लिए सरफेस का स्मूथ होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कितना स्मूथ हो। तो देखिए जो चीज़ हमारे लिए स्मूथ है वो ज़रूरी नहीं दूसरे, जैसे मैं बात करूँ ये वाली, ये भी एक स्मूथ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मेरे लिए एक जो मकान है वो एक साइज़ हमको समझ में आती है, बट वही चींटी के लिए एक माउंटेन सा है, वो बहुत बड़ा है, तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन स्मूथनेस भी। जैसे बात करें हमारे स्मूथनेस किसके लिए है, हमारे लिए नहीं है, यहाँ पर लाइट के लिए है। तो लाइट एक बहुत छोटी चीज़ है और उसके लिए तो ये यहाँ पर भी ये चीज़ भी उसके लिए स्मूथ नहीं है।
इसमें भी बहुत से अंडुलेशंस है, पोर्स है, होल्स है, जिसकी वजह से रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए, और जो लाइट के लिए स्मूथ सरफेस है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली स्मूथ या ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। आप देख रहे होंगे जैसे कोई फर्श होता है, जितना ज़्यादा गंदा है हम उसमें इमेज नहीं देख सकते अपनी, और जितना ज़्यादा गंदा है उस पर गंदगी लगने की वजह से उसका सरफेस जो है वो ज़्यादा रफ हो जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो नहीं पाता, तो हम अपनी इमेज उसमें देख नहीं पाते। अब जब उस फर्श को हम साफ करते हैं तो हमें अपनी झलक उसमें देखने को मिलती है, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन देखने को, अपनी इमेज देखने को उसमें मिलती है। और जितनी अच्छी टाइल्स होगी, जितनी चिकनी टाइल्स होगी, हम देखते हैं हमारा इमेज उसमें उतना ही बढ़िया दिखता है। और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होगा तो हमें अपना इमेज वैसा का वैसा ही दिखाई देता है जैसा ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होने पर उसमें सबसे बढ़िया रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब उसमें इमेज भी उतना ही बढ़िया दिखाई देगा। ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं कि वो क्यों एक दूसरे के पैरेलल हुई। हम देखें, ये एक प्लेन सरफेस है, ये नॉर्मल्स भी आपस में पैरेलल होंगे, बिकॉज एक प्लेन सरफेस के नॉर्मल सब आपस में पैरेलल है। अब देखा जाए, इसका एंगल I1, इसका एंगल मान लीजिए I2, इंसिडेंट एंगल्स है I3। ओके, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, R1, R2, R3। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये और ये तीनों ही पैरेलल है, और ये तीनों ही पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच में बनने वाले एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मीनिंग I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स हैं ये और ये इनके पैरेलल है, तो ये और ये एंगल इक्वल है। इसी तरीके से ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि I और R दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल होने की वजह से ये तीनों भी आपस में इक्वल है। कौन, R1, R2, R3। अब देखिए, ये तीनों पैरेलल, ये एंगल इक्वल, और ये तभी पॉसिबल है जब ये रेज भी आपस में क्या हो, पैरेलल, तभी तो पैरेलल के बीच में बनने वाला एंगल इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद में भी क्या होगी, पैरेलल। अब आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के, तो हमें पता चल गया होगा रफ सरफेसेस के अंदर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज इसलिए क्योंकि जो रेज है वो फैल जाती है चारों तरफ, डिफ्यूज हो जाती है, इसलिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन की बात करें तो पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल नहीं रह पाती, तो इसे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये रफ सरफेस के अंदर होता है। देख रहे हैं एक रफ सरफेस, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तीनों पैरेलल रेज है, अब ये इंसिडेंट हो रही है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये इस तरीके से इंसिडेंट हुई, ये इधर ही जाएगी, ये इधर से इंसिडेंट हुई, ये इधर जाएगी, इसका डिसीजन अपन कैसे करेंगे। हमें लग रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें यूज हुआ है, हमें लग रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें यूज हुआ ही नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट साइड से ऐसे लग रहा है, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह यूज होता है। जहां रिफ्लेक्शन हुआ वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यूज होगा ही होगा, भले ही वो सरफेस रफ हो, भले ही वो सरफेस स्फेरिकल हो, कैसी भी हो, बट उसमें लगाना कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले रिफ्लेक्शन की, ये जो वाइट रिफ्लेक्शन है इसका। तो देखें इसके अंदर, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल बनाना है। ये इंसिडेंट रे तो दिख रही है, ये इधर ही क्यों जाएगी, उसको जज करने के लिए हम एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी हमको। तो नॉर्मल, तो देखा यहाँ पे कोई प्लेन सरफेस है ही नहीं कि नॉर्मल बनाया जाए, तो इस केस में नॉर्मल इस तरीके से बनाया जाएगा, जो कर्व सरफेस है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर उस कर्व सरफेस के ऊपर टेंजेंट बना दो। तो देखिए हमने ये टेंजेंट बना दिया ऐसे, ये टेंजेंट सरफेस का काम करेगा, आपको इसको सरफेस मान के चलना है। और अगर ये सरफेस है तो सरफेस के नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, ये अगर सरफेस है तो इसके नॉर्मल अगर मुझे इसे परपेंडिकुलर बना दिया ऐसे, जो कि नॉर्मल कहलाएगा। अब देखिए जितना एंगल ये है उतना का उतना एंगल ये रहा, तो
तो एकदम करेक्ट, एकदम रिफ्लेक्शन सही है। इस रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले नॉर्मल के लिए सरफेस तो कर्व्ड है, इसके लिए हम क्या कर देंगे, क्या बना देंगे, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गया। अब ये टेंजेंट को प्लेन सरफेस मानो और इस पर एक नॉर्मल बना दीजिए, ये अपन ने एक नॉर्मल बना दिया। ये देखिए प्लेन ऐसा है तो नॉर्मल उसका ऐसा होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखिए जितना एंगल ही बन रहा है उतना एंगल ही बन के जा रहा, एकदम करेक्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है। इसकी बात करें तो इसके अंदर ये रहा आपके सरफेस और इसके नॉर्मल आप देख रहे हैं, देखिए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी यूज हुआ। अब मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे यूज में लेना। स्फेरिकल सरफेस के लिए, एक स्फेरिकल सरफेस एक मेटल का स्फीयर मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई, यहाँ इस तरीके, ये इंसिडेंट रे, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले डिमांड आती है कि नॉर्मल बनाया जाए, ताकि नॉर्मल पता चल जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पता चल जाएगा और उतने ही एंगल बना के हम उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल कैसे बनाया जाए, तो सिंपल वही वाला ट्रिक, अपन यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट पर एक हम बना देंगे नॉर्मल, कह सकते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाना चाहूँ, ये टेंजेंट है, इस पे परपेंडिकुलर बनाना चाहूँ तो आपको लगेगा परपेंडिकुलर तो यही है, यही परपेंडिकुलर है, मतलब कि नॉर्मल यही है, यहाँ पर यही इसका नॉर्मल है। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ये इसका नॉर्मल है, इस नॉर्मल को इधर तो बढ़ा दिया, इसको पीछे बढ़ा के देखें तो आपको लगेगा ये सेंटर से जाती है। और रूल भी कहता है कि जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है वो रेडियस के अलॉन्ग होती है। सर्कल में अपन ने पढ़ा था कि टेंजेंट रेडियस जो होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होती है और टेंजेंट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाया तो ये जरूर रेडियस होगी, रेडियस है तो मतलब सेंटर से होके जाएगी। तो एक चीज हमें समझ में आई, अब हमें बार बार स्फेरिकल चीज के केस में टेंजेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस पॉइंट को सीधे सेंटर से मिला देंगे और वही नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है ना। तो अब हम बार बार टेंजेंट नहीं बनाएंगे, जिस भी पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर मान लीजिए नॉर्मल बनाना है तो मैं इसको इधर से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो ये इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया। तो अब इजी सी बात हो गई। हाँ, बात करते हैं इसके रिफ्लेक्शन की। देखा है नॉर्मल के अलॉन्ग है तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही चली जाएगी, इस तरीके से नॉर्मल के अलॉन्ग। केस पढ़ा था ना हमने, स्पेशल केस। कोई और एक केस ले लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई रे आ रही है, मान लो इस तरीके से कोई एक रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, कैसे जाएगी। अब उसके लिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, वही टेंजेंट, लास्ट बार टेंजेंट बना रहे, अब हम टेंजेंट नहीं बनाएंगे इसके बाद में। तो यहाँ पर टेंजेंट बनाई, ये रही इसकी टेंजेंट, टेंजेंट का परपेंडिकुलर बनाया तो ये परपेंडिकुलर, और रूल के हिसाब से परपेंडिकुलर जो होता है वो रेडियस के अलॉन्ग होता है, इसका मतलब वो सेंटर से होके जाता है। यहाँ पर ये एंगल हमने देख लिया जो आई है, इतना का इतना एंगल बना के इसके दूसरी तरफ, नॉर्मल के दूसरी तरफ से रे को भेज दिया, इतना का इतना एंगल बना के। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए करना है तो नॉर्मल, ये रहा इस पॉइंट पर नॉर्मल। अब हमें नॉर्मल बनाने के लिए टेंजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो देखिए अगर किसी एक ग्लास के स्फीयर को, हो सकता है ग्लास का स्फीयर, आप चाहें तो मेटल स्फीयर ले लें, होलो स्फीयर होना चाहिए, जैसे फुटबॉल एक होलो स्फीयर है, अगर वही मान लीजिए अगर वो एक ग्लास का हो या फिर मेटल का हो या फिर किसी ऐसी चीज़ से बना हो जैसे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसकी, तो होलो स्फीयर लीजिए, ऐसा एक होलो स्फीयर लीजिए और होलो स्फीयर को इस तरीके से कट कर दें,
इस तरीके से, है ना। यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, तो इसके दो पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को अलग लेते हैं, इस वाले पार्ट को अगर हम अलग लें बनाएं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये एक ग्लास है, अगर मैं कहूँ ये ग्लास है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, अगर ग्लास में मानो इसको, तो इसके आर पार दिख रहा है, इसके आर पार भी दिख रहा था, बिकॉज ये ग्लास था, पूरा का पूरा एक फुटबॉल था ग्लास का, एकदम बीच में से खाली। ये भी एक ग्लास का टुकड़ा, ये टुकड़ा आपको ऐसे दिख रहा है, आपको फील करना है ये टुकड़ा इस तरीके से, कटोरी की तरह एक बाउल है आपके सामने, इस तरीके से दिखाने में हम इस तरीके से दिखाते हैं। उसका भी रीज़न ये है कि अगर बाउल इस वाले को हम जैसा ये होता है इस तरीके से दिखा दें तो रेज आएगी इधर से, और इधर से रे को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो रे इस तरीके से, तो मैं इसको बोर्ड पर ड्रॉ या कॉपी पर ड्रॉ इसको नहीं किया जा सकता, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। इस तरीके से दिखाने से क्या हुई, रेज इधर से आएगी और हमें पता चल जाएगा कैसे आएगी कैसे जाएगी, तो इससे हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, एक बाउल होती है, सिंपल सी एक बाउल, तो एक बाउल रह गया। अब अगर हम इस बाउल के इसी की बात करें, बाउल जैसी सरफेस है, इस बाउल के एक तरफ सिल्वर्ड पॉलिश या मेटल की पॉलिश कर दी जाए, मेटल एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो ये वाली सरफेस तो हो गई पॉलिश्ड सरफेस। अब रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस सरफेस से होगा, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो इस वाले सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये यहां से इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व्ड इनवर्ड है, ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखें, पॉलिश सरफेस को नहीं देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखें, अगर वो कर्व्ड इनवर्ड है, अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखें तो आपको लगेगा अच्छा ये अंदर की तरफ दसी हुई है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, बल्ज इनवर्ड है। तो इस तरह के मिरर को, इसे अब मिरर बन गया, पॉलिश करते ही अब ये मिरर बन गया, क्योंकि अब ये रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। अब दूसरी पोजीशन की बात करते हैं। अगर हमने इसी को लिया है, इस वाले बाउल को, और पॉलिश इस बार इधर की तरफ कर दी, तो ये हो गई पॉलिश्ड सरफेस, और ये हो गई आपके ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको मैंने कहा नेम जानने के लिए अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड है, कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। तो इस केस में इसका जो नेम होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इस नेम का मीनिंग हम आगे समझ लेंगे, क्यों इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं और क्यों इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं।